हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारी एसएससी की पी वाई क्यू सीरीज चल रही है, आपको मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, तो वैसे भी आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतलब स्टेट और यूनियन मतलब भारत और उसके राज्यों से संबंधित है। आर्टिकल मतलब तो पहले तो ये बताइए मतलब हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है। जब हमारा भारत बना था, मतलब एक तरह से जब हमारा स्टेट बना, भारत आजाद हुआ था। आज तो यहाँ लिख देती हूँ, आजादी के बाद कितने थे पार्ट, आजादी के बाद पार्ट और आर्टिकल और शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची। अब इतना तो आप समझते ही होंगे, अगर तैयारी कर रहे हो तो अब इतना छोटी छोटी चीजें नहीं लिखना है। तो वो कितने पार्ट है, 22 भाग थे, और अभी कितने हो गए हैं, अभी ये 25 हो गया है। ठीक है, और आर्टिकल 395 है, और अनुसूची पहले 8 थी, अभी 12 हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मतलब अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र से, संघ और उसके मतलब स्टेट और यूनियन से संबंधित कौन से है। तो आर्टिकल नंबर, आंसर तो ए से 4 होगा। 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो 5 से 11 से है। 12 से 35 ये हमारे मौलिक अधिकार, इसका संबंध मौलिक अधिकार से है। और आर्टिकल 36 से 51, ये 36 से 51 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, 36 से 51। हाँ, तो अभी आर्टिकल के अगले पेज में बता रही हूँ। आर्टिकल नंबर जैसे आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4 तो ये इसमें क्या क्या है। पहला है आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3 और ये आर्टिकल 4। फर्स्ट में क्या है, यूनियन दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये मतलब एक तो ये ध्यान रखना, ये एक तो मतलब परिभाषा, मतलब भारत जो है राज्यों का एक समूह है। ठीक है, पहले का यही आंसर है। और भारत मतलब भारत का नाम जो है भारत भी और इंडिया भी है, तो इसी से संबंधित पहला है इंडिया दैट इज भारत शैल बी, अरे शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत जो है वो राज्यों का एक समूह है, इंडिया और प्लस इन भारत का नाम दो होगा, एक इंडिया भी होगा और भारत भी, और दोनों मान्य है। ठीक है, आर्टिकल नंबर दूसरा, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो नए राज्य बनाने मतलब दूसरे का संबंध है नए राज्य, और तीसरे का भी संबंध नए राज्य से ही संबंधित है। बट अगर विदेश की कोई वस्तु, मतलब विदेश की कोई वस्तु है या बाहर की कोई कंट्रीज की कोई लैंड, मतलब कोई भूमि का कोई पार्ट, मतलब विदेशी भूमि का कोई पार्ट, विदेशी भूमि का कोई पार्ट अगर शामिल करना, विदेशी भूमि का पार्ट अगर शामिल करना हो और उसे स्टेट बनाना हो, एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, पहले सिक्किम चाइना का पार्ट था। फिर 1971 में, कब 1971 में एग्जाम्पल, 1971 में सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने मतलब सिक्किम को भारत में शामिल किया था। तो एक तो जैसे ये विदेशी भूमि थी तो तो अगर उसके लिए कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल के थ्रू जोड़ोगे तो आर्टिकल नंबर 2। और आर्टिकल नंबर 3 में ये कहा गया है कि भारत के अंदर के ही
भारत के अंदर के जो राज्य, भारत के अंदर में जो राज्य है, जो राज्य है, उनकी बाउंड्री या फिर मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ाना हो, उनकी लेंथ ब्रेथ कम या ज्यादा करना हो, तो वो, या फिर नाम चेंज करना हो, प्लस और भी लिख देती हूँ, प्लस नाम चेंज, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू होगा, वो आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बना, एमपी से सीजी बना, और यूपी से उत्तराखंड बना, यूके बना, बिहार से जेएच बना, झारखंड बना। ठीक है, और जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। अब आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? ये पहली बात तो ये कहाँ से ली गई, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी, ये इसका कहना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी चीजें शामिल होगी, जैसे अब सिक्किम को शामिल किया गया, और फिर या किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, या फिर कुछ भी चीजें, तो वो अमेंडमेंट नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब अगर ये इसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी वर्क करोगे वो आर्टिकल 368 के द्वारा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये जैसे आर्टिकल 368 ये हम कहाँ से लिए, इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी आप, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, इसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ठीक है, चलिए बाकी आगे फिर कुछ चीजें आगे बता दूंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं। ये तो है भाई, यूनियन दैट मतलब भारत दैट यूनियन मतलब है, पहला तो वही ना है, यूनियन ऑफ संघ ऑफ स्टेट, तो ये पहला तो सही है। दूसरा, यह संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संसद कानून द्वारा नया राज्य बन, अरे ये तो आर्टिकल 2 बोलता है ना, ये तो गलत हुआ। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य के विधानमंडल राज्य के किसी राज्य के लिए कानून बना सकता है, ये भी गलत है। क्यों? संघ सूची के विषयों में प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य द्वारा कानून बना सकता है, इसको मैं बता रही हूँ। और संसद के राज्य विधानमंडल 2 समवर्ती सूची विषयों पर लागू होती है, ये भी सही है। हाँ, तो आपको पता है हमारी जो मतलब 7वीं अनुसूची में लिखा है, 7वीं अनुसूची के अनुसार हमारे पास तीन संघ है। ठीक है, एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। एक सेकंड में इसको अगले ही पेज में लिख देती हूँ, जगह भी नहीं है। क्या हो, कभी कभी ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो हाँ, तो हमारे पास कितनी अनुसूची कितनी है? अनुसूची 7 के अकॉर्डिंग कितनी अनुसूची है? 3 है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये इसको हमने कहाँ से लिया गया था? हम इसको कहाँ से लिए हैं अपने संविधान में? इसको हम कहाँ से ऐड किए हैं? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया है?
लिया से लिया है। और भी हमने एक चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो जैसे राष्ट्रपति जो जॉइंट सिटिंग बुलाता है वो भी हमने यहीं से लेके, तो ऐसे ये कि हाँ ये भी लिख लो जॉइंट सिटिंग। और भी एक चीज यहाँ से लिया है जॉइंट सिटिंग, यहीं से जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति बुलाता है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हाँ, तो जैसे तो इसका काम क्या है, जो संघ सूची के अंतर्गत जितने भी काम होंगे तो उस पर अगर कोई कानून मतलब संघ सूची से रिलेटेड कोई भी कानून बना तो उसको वो कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, कानून संसद बनाएगा। और राज्य सूची में कोई कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का काम किसका है, ये है लोकसभा का। किसका है, लोकसभा का। किसका काम है, लोकसभा का। लोकसभा का काम है, ठीक है। अब समवर्ती सूची में संसद भी बना सकती है और लेजिस्लेचर भी बना सकती, संसद प्लस लेजिस्लेचर, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जब 46 नंबर का 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, अरे मैं उल्टा बोल दे रही, कौन से नंबर का, मतलब 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें कब हुआ था, 1976 में। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 चीजें डाली गई थी, वो कौन कौन सी थी, मतलब क्या डाला था, मापतौल, वन वन्य जीव, मापतौल की पद्धति, शिक्षा, और क्या एक चीज डाला था, वन वन्यजीव मापतौल और शिक्षा, और एक चीज डाला गया था, रक्षा, मतलब नहीं, न्याय, न्याय, ठीक है। बाकी अभी फिर आगे मैं बताऊंगी ये किस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था, ये यहाँ पर लिख देती हूँ। ये डाला गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। कब, 1997 से। इसे इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आएगा, मैं आगे पढ़ा दूंगी ये पूरा 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, तो पहला और चौथा सही है, तो क्वेश्चन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, प्रस्तावना में, करेक्ट, यही बताइए ना कि अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भारतीय प्रस्तावना में आज तक में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसे हम मतलब इंदिरा गांधी की सरकार 1976 में मतलब 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए थे, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। कब किया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया था, 1976 में। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा इंदिरा गांधी, ठीक है। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, 1976 में। तो इन्होंने ये कहाँ से लिया गया था, ये भी याद रखिए, ये लिया कहाँ से गया था, यूएसए से लिया गया था। प्रस्तावना वर्ड को कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और तो क्या हमने 3 वर्ड जोड़े थे प्रस्तावना में, क्या क्या जोड़ा था, एक हमने जोड़ा था हमने जो था धर्म निरपेक्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, धर्म समाज समाजवाद, धर्म निरपेक्ष और अखंडता को किसको जोड़ा था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन से केस कौन सा होता है, अभी इसमें केस भी बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 केस होते हैं, एक पहला केस फर्स्ट, तो इसका आंसर तो ये 1976 होगा। अब केस फर्स्ट केस है और केस 2। फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में तो पहला फर्स्ट केस, इसे बेरूबारी केस कहते हैं, बेरूबारी केस,
और ये है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसने बोला था कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग नहीं है। इसने बोला प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और इसने बोला कि प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पार्ट है। बस इसके लिए आप अगर जो उसमें शब्द लिखे हैं तो आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कोर्ट जा सकते, कोर्ट में इसकी मनाही नहीं है, कोर्ट इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये है। बाकी प्रस्तावना का ही वो जो प्रस्तावना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है। और एक की प्रस्तावना पेश किसने की थी, ये भी लिख लीजिए, पेश जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी कब, 1946 में, 1913, सॉरी एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू कब, 13 दिसंबर 1946 को एक्सेप्ट कब किए थे इसको, तो एक्सेप्ट किए थे 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, बाकी चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, तो आपको पता है जो हम भारत का नक्शा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी प्लेटें हैं, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, 7 प्लेटें हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक है प्रशांत ओशियन प्लेट, एक है हिंद प्लेट, एक है उत्तरी अमेरिका प्लेट, एक है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो वो है डी नंबर, प्रशांत प्लेट। कौन सी, प्रशांत प्लेट, बिगेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृत विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? मतलब ऐसा कि हम किस स्टडी के थ्रू पृथ्वी की जो इनर आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थला आकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? जियोमोग्राफी, आर्कियोलॉजी, इर्थोलॉजी, मेट्रोलॉजी। तो ये मेट्रोलॉजी तो होगा नहीं, जियो क्या लिखा है, जियोलॉजी के थ्रू होगा, आंसर क्या होगा, जियोलॉजी। और जैसे ज्योग्राफी के अंदर हम किसका, ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी के वातावरण का स्टडी करते हैं, किसका, वातावरण की स्टडी करते हैं, उसकी भौगोलिक संरचना की स्टडी करते हैं, भौगोलिक संरचना को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाकी स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चट्टानों की आय, मिट्टी के घटक और रासायनिक प्रकृति के चट्टानों की संरचनाओं के विकास का स्वरूप, ज्वालामुखी के निर्माण का, चट्टानों की आय की स्टडी, जब मिट्टी के चट्टानों प्रकार, सी नंबर होगा, क्या होगा, सी नंबर इसके। और जैसे रॉक्स की स्टडी क्या कहलाती है, रॉक्स की स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है,
और एक चीज जैसे कार्बन की जो आयु पता चट्टानों की आयु पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है। सात पहले, फिर वो 11 बाद में आएगा। मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नलिकाओं में दरवाजे तो जो संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे ताकि आवारा या नकारात्मक तत्व उस रास्ते से शहर में प्रवेश ना कर सके। मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों के दरवाजे थे जो कि मतलब किसके बने थे? लकड़ी, बलुआ पत्थर, कीचड़, लोहा, किसके बने थे? तो ये बने तो लकड़ी के थे। अब मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बताती हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने? राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। कब की थी? 1922 में। ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, एक है और एक है वहीं पास है, हड़प्पा भी है। हाँ, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी ये मतलब किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ये रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। हाँ, मोहनजोदड़ो में हमने खोजा तो क्या क्या हमको मिला था? सबसे पहले तो एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी। डांसिंग गर्ल और एक मतलब एक ब्रीड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक, इसे ब्रीड मैन के नाम से भी जाता है। ब्रीड मैन। ठीक है, पूछता है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? तो 10.5 है सेंटीमीटर। और इसकी कितनी है लेंथ? तो ये है 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर। और ये किसकी बनी है? ब्रॉन्ज की बनी है। ये किसकी बनी है? ये टेराकोटा का बना है। ये किसका बना है? टेराकोटा। ये टेराकोटा का बना है। और एक उर्वरा की मूर्ति मिली थी। उर्वरा की मूर्ति, उर्वरा मूर्ति, ये किसका बना था? ये टेराकोटा का बना था। ये भी टेराकोटा। और क्या मिला था? और विशाल स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। विशाल मतलब बहुत बड़ा नहाने की जगह और बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं मतलब ऐसे अपना सामान रखने की जगह। एक चीज और पूछता है कि मोहनजोदड़ो में जो मिलने वाली चीज है तो उसमें किस किस जानवरों का चित्र लिखा है? तो कौन कौन से जानवर थे? ये लिख लो। जानवरों में थे, इसको हम लोग ये ऐसे करते हैं, बेटर डियर, BETR, डियर। तो डियर में तो एक हिरण आ ही गया। ठीक है, और आर से हो गया रायमोना मतलब गैंडा। T से टाइगर। E से एलिफेंट, हाथी। B से हो गया बफेलो। बफेलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये सॉरी, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदों की श्रुति कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो दूसरा तो सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, अरे समझ नहीं आ रहा, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, अब ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने वेद कितने होते हैं? वेद 4 है, वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, चौथा चौथा अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और सबसे छोटा, सबसे मतलब बाद का कौन है? और सबसे लार्जेस्ट, सबसे पुराना, पुराना भी यही है, और सबसे नया, सबसे छोटा। ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है फिर कि इसमें इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद में मंत्रों का वर्णन है ये, और ऋग्वेद में, सॉरी, यजुर्वेद में पूजा पाठ, पूजा, यज्ञ, इसका वर्णन है। सामवेद में संगीत, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में टोटा टोटका, टोटा टोटका, टोना, जो भी हो, टोटा टोटका, टोटका, टोना। ठीक है, बाकी फिर एक चीज और पूछता है, इसको मैं अगले वाले में लिख दे रही कि इसे जो पढ़ता है, चारों वेदों के, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें इसकी जो मतलब इनका उपवेद क्या है? पहली बात तो उपवेद, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर, इनका उपवेद क्या है? उपवेद, और इसका जो उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसके पढ़ने वाले को। ठीक है, तो इसका तो होत्र या होत्री, होत्र या होत्री, होत्र या होत्री। ठीक है, और इसका ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। फिर यह मतलब दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब उपवेद क्या है? मतलब गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, और इसे पढ़ने वाले को उगात, उगदात्री कहते हैं, उगात, उगात्री। सामवेद, सामवेद को धनुर्वेद कहते हैं, सामवेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद। और इसको, इसका स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? को क्या बोलते हैं? अर्धव्यू। क्या बोलते हैं? अर्धव्यू। नहीं, इसमें एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया। अर्धव्यू इसका है, उगदात्री, उगात्री बोलते हैं, उगात्री या उगात्र, और इसको बोलते हैं अर्धव्यू। ठीक है, इसमें 100, अब एक चीज और, बस एक चीज और, 10 भाग हैं, 108, 1008 मंडल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1924 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में ये किसके किसके मोहम्मद गौरी, गौरी गौरी ने किसको हराया? गौरी, अब इसको मैं लिख दे रही हूँ शॉर्टकट में, गौरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज। इसमें जीत, जीत पृथ्वी, बस अब ये शॉर्ट आप लोग समझते हुए रहना। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं पृथ्वीराज। ये कब होता है? 1191, ये होता है 1192, ये होता है 1194 में राजा जयचंद्र को हराता है।
ऐसा कि पहले पृथ्वीराज जब अटैक करता है, बुलाता कौन है, जयचंद्र ही बुलाते हैं। तो पहले में मतलब इन्होंने मतलब जयचंद्र और पृथ्वीराज मिल के मोहम्मद गौरी को हरा देते। इसके बाद फिर एक बुक है, आपने पढ़ा होगा, इस पे अभी वो जो मूवी भी बनी थी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज रासो। बुक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो उसमें ये बोलते हैं कि जयचंद्र की बेटी से ये इनको प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज को, और ये भगा के ले जाते हैं। इसके इसी के खिलाफ ये मतलब ऐसा कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, और फिर ये अटैक कर देता है 1192 में, जिसमें इसकी हार होती है, पृथ्वी की हार होती है। और इसमें फिर इसमें पृथ्वी की हार हो जाती है, और फिर मोहम्मद गौरी 1994 जयचंद्र को भी हरा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सैनिका नुस्तार, मलिक काफूर, उगुल खान, नहीं, मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को कितने कितने दिनारों में खरीदा गया था? तो 1000 दिनारों में, 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, और कहाँ से खरीदे थे? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। और ये एक यादव को हराते हैं, यादव को हराता है, काकतीय को हराता है, पांड्या को हराता है। यादव में देवपुरी को हराया, काकतीय में वारंगल को हराता है, और पांड्या में मदुरई को। कब? देवपुरी में राजा रामचंद्र को हराता है। कब? 1308 में। तो कब? 1308 में। 1308 में। कब? 1308 में। और वारंगल में एक 1311 में, और मदुरई में 1311 में। कुछ और भी चीजें आप याद करो, जैसे बाजार पर नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा सेनापति किसको माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। घोड़े दागने की परंपरा किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और जैसे बाजार पर देख रेख के लिए इसने चराई और मुनई और चराई को बनाया था, कि मतलब इनकी नियुक्ति की गई थी। और इक्ता प्रणाली को किसने खत्म किया था? तो वो किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाकी और भी कुछ चीजें हैं, कुछ अगले क्लास में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी। बाकी मिलते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।